टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग पढ़ रहे थे एयर के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था रिसोर्सेज है दो तरह के होते हैं, एक्सहॉस्टिबल और इनएक्सहॉस्टिबल। फिर उसके अंदर एक्सहॉस्टिबल के अंदर अपने ने रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके बारे में पढ़ा था। एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर है, एनवलप है, ब्लैंकेट एनवलप है एयर का, जिसने हमारी अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है, जिसको अपने एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर उसके अंदर अपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि जितनी भी नेचर के अंदर फिनोमिनाज होते हैं, जैसे बादलों का बनना है, लाइटिंग है, बिजली का चमकना, थंडरिंग, थंडरस्टॉर्म, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? अपने एटमॉस्फेयर के अंदर ही होते हैं। हमारा एयर है, इसका जो कंपोजिशन है, जिसके कारण से क्या होता है कि एयर के अंदर हमारी लाइफ है वो पॉसिबल है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसके अंदर 78.09% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20.93, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एयर का यूज़ हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मिक्सचर गैसेस का प्रेजेंट है, जो हमारी लाइफ के लिए क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर के बिना क्या इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेयर की क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर? एयर एक इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज है। बिना एयर के कोई भी प्लांट और लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ना ही कोई हवाएं चलेंगी, ना बादल बनेंगे, ना बरसात होगी। इस और जो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी क्या करेगी? धरती के ऊपर अटैक करेगी। इसका कारण यह है कि अर्थ जो एटमॉस्फेयर है उसने अर्थ को क्या कर रखा है? एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है। और एयर है वो एक बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसके कारण से एयर क्या करती है? एटमॉस्फेयर क्या करता है कि अर्थ का टेम्परेचर है पूरे साल, पूरे दिन में भी और रात को भी कांस्टेंट रहता है, मतलब टेम्परेचर स्टडी रहता है। एटमॉस्फेयर है, यूँ नहीं है कि दिन में अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में अचानक से टेम्परेचर क्या हो जाता? हमारी अर्थ का 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। और हमें पता है कि गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी क्रॉस हो जाता है, तो हमारी लाइफ कितनी मिसरेबल हो जाती है, कितनी मुश्किल भरी हो जाती है। और अगर जब सर्दियों के अंदर अपने यहाँ तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही नहीं है, तब भी अपने को कितनी सर्दी लगती है, कितना अपने करते हैं कि धूप नहीं है या कुछ है। लेकिन अगर अपना टेम्परेचर नहीं, अगर अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रात का टेम्परेचर क्या होता है कि यहाँ पर -190 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता। तो इस कारण से यानी एटमॉस्फेयर क्या करता है कि पूरे साल दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देता और रात को क्या नहीं होने देता कि रात को टेम्परेचर है वो कम नहीं होने देता, जिसके कारण से लाइफ क्या होती है कि अर्थ के ऊपर पॉसिबल होती है। अब अपने पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में कि मूवमेंट ऑफ एयर है, मूवमेंट ऑफ एयर को अपने क्या बोलते हैं? विंड के नाम से चलते हैं। यानी देखो एयर तो अपने चारों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन अगर एयर मूव करती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? मूविंग एयर को ही अपने क्या बोलते हैं? विंड के नाम से जानते हैं। एयर मूवमेंट है। कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं तो कोस्टल एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि देखो समुद्री जो होता है, समुद्र के किनारे पे होता है, वहाँ पर क्या होता है कि पूरे साल है टेम्परेचर है वो लगभग बराबर रहता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जब दिन का टाइम होता है तब क्या होता है, अपने को ने पढ़ा हुआ है कि लैंड है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। पानी धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। तो दिन के दौरान क्या होता है कि जो समुद्र के पास वाली लैंड है वो गर्म हो जाती है और जो पानी है वो भी धीरे धीरे गर्म होता है। तो जो समुद्र के पास वाली लैंड जब गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर वाली एयर भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होने के कारण से वो क्या होती है? ऊपर की साइड उठती है, जिसके कारण से लैंड एरिया के अंदर क्या हो जाता है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब समुद्र के पानी जो है, समुद्र अब धीरे का पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो उसके ऊपर वाली एयर कैसी होती है? ठंडी होती है। तो वो क्या करती है कि दिन के टाइम जो हवाएँ हैं वो क्या होती है कि सी से लैंड की तरफ चलना शुरू कर देती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद रात को बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रात को क्या होता है कि लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो लैंड के ऊपर वाली एयर भी ठंडी हो जाती है। जो ठंडी हवा होती है वो कैसी होती है? भारी होती है। लेकिन जो रात को समुद्र के ऊपर वाली हवा होती है, क्योंकि समुद्र का पानी दिन में पूरा टाइम में गर्म हो चुका होता है, तो वो रात को धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समुद्र के ऊपर वाली एयर क्या होती है कि अब गर्म होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर एरिया होता है। तो रात को क्या होता है कि उल्टा होता है। रात को हमेशा जो है अर्थ से लैंड से कहाँ पर चलती है? समुद्र की तरफ हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। तो इसी कारण से इसको अपने क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। अब देखो बच्चों, भी जो एयर है, एयर के कारण से बहुत कुछ, यानी जो मूविंग एयर है इसके कारण से बहुत कुछ होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपनी एयर को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने को क्या करते हैं? एयर को इफ़ेक्ट करते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर को डिसाइड करते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यानी जो अपनी लैंड है और अलग अलग पार्ट्स हैं अर्थ के वो अलग अलग
तरीके से क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जो डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज़, अभी अपने ने पढ़ा था कि लैंड और वाटर बॉडीज़ हैं अलग अलग तरीके से गर्म होती है। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। वाटर बॉडी धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। अब जो अपने अर्थ के ऊपर लैंड वाले पार्ट हैं वो भी क्या होते हैं, अनइवन हीटिंग होते हैं। कहीं पर ज़्यादा पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, ठंडे होते रहते हैं। वाटर वेपर्स का वेपोराइजेशन होना, कंडेंसेशन होना। अपनी अर्थ है थोड़ी सी टिल्टेड होकर एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे घूमती है, इसके कारण से हाई माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं पाथ्स ऑफ विंड के अंदर, इसके कारण से। और डिफरेंस इन टोपोग्राफी और विच द विंड पासेज, और जो टोपोग्राफी एरिया है यानी अपनी अर्थ है सब जगह से एक जैसी प्लेन नहीं है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर डेजर्ट्स है, कहीं पर प्लेट्यू रीजन है। तो यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मूवमेंट ऑफ एयर को इफेक्ट करते हैं। एक तो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ, difference in heating and cooling of land and water bodies, vaporization and condensation of water vapors, rotation of earth, presence of high mountain ranges in the path of winds, difference in topography over which the wind passes। अब हमारा टॉपिक है रेन। रेन के बारे में आप जानते हो कि रेन क्या होती है। रेन का मतलब क्या होता है कि अपनी बरसात, अपने को पता है कि अपने छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि सन की हीट के कारण से जो सीज और ओशन का वाटर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। जब ये वाटर है इवेपोरेट होता है तो ये वाटर वेपर्स में चेंज होता है। ये वाटर वेपर्स क्या होते हैं कि ऊपर जाते हैं, हल्के होते हैं, तो ये क्या होते हैं, गर्म हवा के साथ ऊपर जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण से वाटर वेपर्स किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती हैं। और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो बरसात के रूप में क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि वाटर बॉडीज हैं सोलर रेडिएशन के कारण से दिन के दौरान गर्म होती हैं। एक लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर इवेपोरेट होता है और एयर के अंदर जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है एटमॉस्फेयर के अंदर, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसके द्वारा जाता है। इसके अलावा एयर है, एयर कैरिंग वाटर वेपर आल्सो गेट्स हीटेड, यानी जो एयर है वाटर वेपर्स को लेके जाती है वो भी हीटेड हो जाती है। हॉट एयर ऊपर उठती है, ये अपने साथ क्या करती है, वाटर वेपर्स को लेकर जाती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है ये फैलती है और ठंडी होती जाती है। ये कूलिंग है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये पानी किसके अंदर चेंज हो जाता है, वेपर्स किसके अंदर चेंज हो जाता है, पानी की बूंदों के अंदर चेंज हो जाते हैं। और जब पानी की बूंदें चेंज होती हैं तो इन पानी की बूंदों के लिए जो डस्ट और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए न्यूक्लियस का काम करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर टिनी ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। ये वाटर, जब ये ड्रॉपलेट्स हैं वाटर बन जाती हैं तो ये धीरे धीरे साइज़ के अंदर बड़ी होती जाती हैं ठंडी होने के कारण से, और बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बनती जाती हैं। जब ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो बरसात के रूप में नीचे गिरती है। कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो प्रेसिपिटेशन है, यानी बरसात किसके रूप में होती है, स्नो के रूप में, जैसे अपने पहाड़ों पे देखते हैं। स्लीट और हेल, यानी स्लीट और हेल का मतलब क्या होता है कि जैसे ओले गिरते हैं अपने, तो हेल के ओलों के रूप में भी क्या होती है कि पानी है ऊपर से नीचे गिरता है। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर एयर के अंदर पर्टिकुलेट मैटर, गैसेस, वेपर्स, जो भी मतलब एयर पोल्यूटेंट्स जब इकट्ठे मतलब जब एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, द मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज लाइक पर्टिकुलेट मैटर, गैसेज, वेपर्स, जिसके कारण से ह्यूमंस, एनिमल्स, वेजिटेशन, इन सब के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है। तब अपने क्या कहते हैं कि एयर कैसी हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है। तो एयर पोल्यूशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स लाइक पर्टिकुलेट मैटर, SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ये किसको बोलते हैं, जैसे अगर मान लो अपने लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो उसके कारण से क्या होते हैं, छोटे छोटे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा के अंदर उड़ते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के नाम से जानते हैं। तो एयर पोल्यूशन है, इसके कारण से मतलब एयर पोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि एयर पोल्यूटेंट जैसे कि पर्टिकुलर मैटर, गैसेस, वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण से ह्यूमंस, एनिमल्स, वेजिटेशन यानी प्लांट्स और अदर ह्यूमन इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन है दो तरह से होता है, एक तो होता है नेचुरल के अंदर कोई फॉरेस्ट के अंदर फायर लग जाती है, डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी भरे तूफान आ जाते हैं, पोलन्स हैं इनके कारण से। ह्यूमन मेड के कारण, ह्यूमन मेड के अंदर है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़, यानी जब अपने कोयला वगैरह जलता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो उसके कारण से व्हीकल्स के अंदर से, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर से, इंडस्ट्री से गैसें निकलती हैं। माइनिंग का प्रोसेस होता है जब माइंस खुलती हैं, मतलब जब अपने वो निकालते हैं मिनरल्स वगैरह ज़मीन में से निकालते हैं, उसके कारण से स्टोन को क्रश करने का काम किया जाता है। जैसे अगर अपने घर पे कभी मिस्त्री लगे होते हैं तो अपने क्या होता है कि जैसे टाइल्स वगैरह लग रही होती है तो
अपने टाइल्स की कटिंग का काम होता है, तो उसके कारण से जब स्टोन क्रशिंग होती है तो उसके कारण से भी क्या होता है कि एयर मतलब जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स है, इसको अपने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हवा के अंदर क्या होते हैं कि लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। एसपीएम है, इसके अंदर स्मोक, धुआं, शूट, एक ब्लैक पाउडर सब्सटेंस जो कि कोयला या लकड़ी जब जलती है तो उसके कारण से क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं कि इसके कारण से मतलब अपना एयर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब कोयला लकड़ी वगैरह बर्न होते हैं, फ्लाई है, शेड डस्ट है, सिलिका, ग्रेड, लेड, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि जब एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो उसके कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। गैसें जिनके कारण से एयर पोल्यूशन होता है वो होती हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, क्लोरीन, मीथेन, अमोनिया। ये सारे के सारे नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन कंपाउंड्स जो फॉसिल फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके कारण से क्या होती है प्रोड्यूस होती है। पोल्यूटेंट वेपर्स हैं, इसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स भी क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यानी अपने कहने का मतलब है कि जब भी लकड़ी, कोयला कुछ भी जलते हैं तो इसके कारण से फ्लाई है, शेड डस्ट है, ये सारी की सारी आती है। गैसेज हैं मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र, नाइट्रोजन, ये सारी की सारी कार्बन फॉसिल फ्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। और अपने को पता है कि सारा का सारा काम अपने कोयला, पेट्रोलियम इन्हीं के ऊपर चलता है। तो जब ये बर्न होती है तो ये गैसेज क्या हो जाती हैं हवा के अंदर ऐड हो जाती हैं। इफ़ेक्ट्स है एयर पोल्यूशन का ह्यूमन बींग के ऊपर। एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, अगर अपने इसके अंदर सांस लेते हैं तो उसके कारण से अस्थमा, ब्रोंकिटिस, एलर्जी के कोल्ड हो जाती है। पोल्यूटेड गैसेज हैं, इनके कारण से आंखों के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। थ्रोट एंड लंग्स के अंदर भी इरिटेशन हो जाता है। ये अपने लंग्स, किडनी, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं। बहुत सारे पीपल्स हैं उनको बहुत सारे अदर अलाइनमेंट जैसे कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो जाती हैं। हाइड्रोकार्बन वेपर्स हैं, ना केवल इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं कैंसर का भी कारण बनती है। इसके अलावा अदर इफ़ेक्ट है, बहुत सारे इंजरियस इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि पत्तियों का गिरना, प्लांट्स की ग्रोथ का रुकना, क्लोरोफिल का जनरेशन होना, यानी क्लोरोफिल है वो कलरलेस होना शुरू हो जाता है। मोल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का सूखना, ये सारे के सारे भी प्लांट्स के अंदर देखा जाते हैं। लीचेंस क्या होता है, एक एल्गी और फंगस की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर एल्गी और फंगस इकट्ठे रहते हैं। तो लीचेंस भी क्या होते हैं बड़े लीव्स के प्रति क्या मतलब क्या होते हैं कि कॉन्टामिनेट्स के प्रति बहुत ज़्यादा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है नेचर के अंदर जब बढ़ जाती है पोल्यूटेड एयर के अंदर तो इसके कारण से क्या होते हैं कि लीचेंस क्या हो जाते हैं सेंसिटिव होते हैं। तो लीचेंस भी क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसेज जैसे प्रोड्यूस होती है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज प्रोड्यूस होती है। तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है बरसात के पानी के साथ मिलती है सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नाइट्रिक एसिड बना लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बनिक एसिड बना लेती है। ये जो गैसेज हैं जब वाटर के अंदर मिक्स होकर मतलब एसिड बना लेती हैं तो इसके कारण से क्या हो जाता है कि जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है, जिसके कारण से जब बरसात नीचे गिरती है तो ये प्लांट्स को और फॉरेस्ट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एसिड रेन के कारण से बिल्डिंग्स और स्टैचूज जो स्पेशली मार्बल के बने होते हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करती है कि जो भी प्लांट्स वगैरह के ऊपर गिरती है उसकी लीव्स को क्या करती है क्रॉप वगैरह को क्या कर देती है बिल्कुल डैमेज कर देती है। बरसात अगर एसिडिक रेन है इसका पानी या रिवर्स लेक्स के अंदर चला जाता है तो रिवर्स लेक्स का वाटर कैसा हो जाता है एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण से रिवर लेक्स का पानी जब एसिडिक हो जाता है तो उसके कारण से क्या होता है कि जो फिर रिवर्स पे पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं डाई हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बढ़ती है, क्योंकि इसके कारण से क्या हो रहा है कि अपनी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने को पता है कि अपने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, बर्निंग प्रोसेस ज़्यादा है, तो इसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है भारी होती है, तो इसने क्या किया है कि एयर अर्थ को अपनी ब्लैंकेट की तरह कवर कर दिया है। तो जब ऑक्सीजन वो जो हीट है, सन की हीट है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पार करके अर्थ के ऊपर आती है। तो पार करके आ तो जाती है, जैसे अपने देखते हैं कि अगर अपने कार के अंदर बैठे हैं तो कार के अगर अपने शीशे ऊपर चढ़ा लेते हैं तो उसके कारण से अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि सन की हीट की विशेषता होती है कि ये कांच को पार करके आ तो जाती है, अभी कांच की विशेषता होती है, लेकिन कांच को पार करके वापस नहीं जा सकती। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो सन की हीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करके अर्थ के ऊपर तो आ जाती है, जब वो अर्थ पे गिरती है तो अर्थ से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है उसको वापस से ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अपना जो ओजोन अम्ब्रेला ओजोन लेयर है
उसके अंदर भी क्या हो चुका है, होल हो चुका है। और अपने को पता है कि अगर ओजोन लेयर के अंदर होल जो हो जाता है तो ओजोन लेयर क्या करती है, सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे अपने को क्या करती है, रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर हालांकि वो अर्थ को वार्म रखती है, एक कांच के गिलास की तरह काम करती है, जिसके कारण से अपनी अर्थ गर्म रहती है। लेकिन इसके कारण से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। ओजोन है एक एलोट्रोफ है ऑक्सीजन का। एलोट्रोफ का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट है 2 या 3 स्टेट में रहता है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती है। ये आपको 10th क्लास में समझ आएगा। ऑक्सीजन को अपने जब भी लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, जबकि ओजोन क्या होता है, ट्राई एटोमिक O3 के रूप में अपने इसको लिखते हैं। ओजोन गैस एक ब्लू कलर की गैस है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पंचेंट, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉइजनस होती है लिविंग सिस्टम के लिए। लेकिन अगर मतलब ये कह रही है कि इट हाउएवर डज नॉट एक्सिस्ट, लेकिन ये अपने लोअर एटमॉस्फेयर जिसको अपने ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओजोन है इसका ये जो है वो अपने स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी हाइट है अर्थ से 23 से 25 किलोमीटर तक ऊपर है। और उसके बाद ये अदर प्लेसेज मतलब कई जगहों पर ये 23-25 किलोमीटर है, कहीं पर 60 किलोमीटर तक भी क्या हुए है, ये फैली हुई है। तो डेंसिटी या ओजोन लेयर की अलग अलग जगहों पर क्या होती है, अलग अलग होती है। एटमॉस्फेयर है जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का जहाँ पर ओजोन होती है उसको अपने ओजोन लेयर, ओजोनोस्फीयर, ओजोन अम्ब्रेला या ओजोन शील्ड के नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सन से आने वाली हार्मफुल हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करती है। ये हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो क्या करती है कि अगर अर्थ के ऊपर आएगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो ये बनती कैसी है, O3 है, ओजोन लेयर है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इसके ऊपर गिरती है तो ये मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 के अंदर टूट जाती है, प्लस क्या बनती है, एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है, प्लस क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जो हीट लिबरेट होती है वो क्या करती है, अपने स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कर देती है, हीट कर देती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि ओजोन जो है उसके ऊपर हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन को स्प्लिट करती है। O3 होता है तो O2 प्लस O के अंदर स्प्लिट करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। ये हीट है क्योंकि देखो जो ओजोन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। तो हीट क्या करती है कि स्ट्रेटोस्फीयर को क्या करती है, वार्म करती है। ओजोन रीफॉर्म एटॉमिक ऑक्सीजन इज़ हाईली रिएक्टिव। और ये क्या करती है कि जो ओजोन है एटॉमिक ऑक्सीजन जो अपने O एटम बनता है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, तुरंत O2 के साथ मिलकर वापस से क्या बना लेता है, O3 बना लेता है। 1985 के अंदर फारमैन जो था एक साइंटिस्ट था, फारमैन E.T. ऑल, उसने देखा था कि ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर हालांकि नो पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पर वो साउथ पोल के अंदर प्रेजेंट है, और जहाँ पर टेम्परेचर है रात को बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसको ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। ये एक सिमिलर लेकिन छोटा होल है आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक रीजन है ये अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ पोल पे, और आर्कटिक रीजन कहाँ पर है, बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी देखा गया है ये होल है स्प्रिंग सीजन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, और अंटार्कटिक ओजोन होल है धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर। अक्टूबर 1980 के अंदर 1 सेंटीमीटर था, अक्टूबर 1985 के अंदर 1.5, 99 के अंदर 90 के अंदर ये क्या हो चुका है कि 2 सेंटीमीटर हो चुका है। तो ये साइज के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। अमाउंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का डोबर्सन ने स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया था, जिसको अपने डोबर्सन यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अब है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी जिसके कारण से ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। कंसनट्रेशन है ओजोन लेयर का वो डिप्लीट हो रहा है, तो रिडक्शन है अगर कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर में होता है तो इसको अपने ओजोन लेयर डिप्लीशन बोलते हैं। इसके कारण से कुछ केमिकल्स का कारण क्या है, कुछ केमिकल ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज होते हैं। सबसे ज़्यादा मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, CCl2F2, ये सारे के सारे क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से रीच होते हैं। CFC का कॉमन यूज़ है एरोसोल प्रोपेलेंट्स और रेफ्रिजरेंट, सेविंग फोम, स्प्रे एजेंट्स, सैंड्स, इन सब के अंदर किया जाता था। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं कि अपना जो है वो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। इफेक्ट्स है ओजोन डिप्लेशन की, ओजोन लेयर डिप्लेंट होती है तो उसके कारण से क्या होती है कि ज़्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो धरती पे पहुंचती है, जिसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स को कई तरह से नुकसान पहुँचाती है। स्किन कैंसर का कारण है, आइज को डैमेज करती है,
कैटरेक्ट है, जो मोतिया जिसको जानते हैं, उसकी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, यानी जब माँ और किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल्स के पेट में जो बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, उनकी मोटिलिटी रेट यानी उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। क्रॉप यील्ड के अंदर यानी फसलों की पैदावार कम होती है। पॉपुलेशन है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो वाटर के ऊपर फ्री फ्लोट करते हैं। जू प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो वाटर के ऊपर फ्री फ्लोट करते हैं। और कुछ फिश के लार्वा वो भी क्या होते हैं, मतलब डाई हो जाते हैं, जो कि फूड चेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड चेन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे को खाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग, यानी धुआं प्लस, जब सर्दी के अंदर अपने देखते हैं ना कोहरा छा जाता है तो उसको बोलते हैं स्मोक फॉर्मेशन। तो स्मोक फॉर्मेशन के लिए भी ये क्या होता है, स्मोक फॉर्मेशन का कारण बनता है, जिसके कारण से जो विजिबिलिटी है सर्दियों के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ कारण है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण से ओजोन लेयर के कारण से क्या होता है कि कुछ नुकसान होते हैं। आप अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाटर के बारे में, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरह से अपनी सॉइल बनती है, और फिर उसके बाद साइकिल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।